आज हमारा सौभाग्य है हमारे जैन समाज के लिए एक जैन समाज के एक सितारे ने एक इनिशिएशन लिया है ताकि हमारी कम्युनिटी में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको नए आयाम मिले, एक नई जागृति मिले, अवेयरनेस आए और जो जो हम मिस कर रहे हैं हमारी लाइफ में आपके जीवन में उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिले। हमारे साथ हैं ऐसे जैन समाज के एक सितारे अजय रांका जी। हमारी मुलाकात वैसे तो बहुत ही अलग तरीके से हुई थी, पर आज जो पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट का विषय सबसे इम्पॉर्टेंट, जो एक छोटे बच्चे से लेकर हर बड़े बुजुर्ग को स्पर्श करता है, वो है वेल्थ क्रिएशन। वैसे तो हमारा समाज क्षत्रियों के समाज में से निकला हुआ है, पर भगवान महावीर ने खुद कहा था कि इस कलयुग में, इस दुष्म काल में हमारा जो जैन धर्म है वो क्षत्रियों पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो बनियों पे डिपेंडेंट रहेगा, यानी कि वणिक समाज पे डिपेंडेंट रहेगा। और आज हम देख सकते हैं कि जैन धर्म जितना भी फैला हुआ है वो पूरा वणिक समाज में फैला हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्पर्श करने का सोचा है, जिसमें अजय जी खुद एक श्रेष्ठ कक्षा पे उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और उन उपलब्धियों के निष्कर्ष सारांश रूप में कुछ हम उनसे जानेंगे। तो मैं श्री अजय रांका जी से आशीर्वाद के साथ एक नए आयाम को हमारे समाज के समक्ष रखने के लिए मैं इन्हें कहूँगा। अजय जी नमस्कार। नमस्कार। आपने आज से पहले कभी पॉडकास्ट किए हैं? हाँ, काफ़ी सारे किए हैं। हाँ। तो अलग अलग विषयों के ऊपर किए हुए हैं। किसी जैन मुनि के साथ? नहीं, ये पहली दफ़े आपके साथ बैठ के कर रहे हैं। और जैन समाज के लिए? जैन समाज के लिए भी अभी तक कुछ किया नहीं है। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है, मेरा पीएचडी किया हुआ है, तो जनरली पॉडकास्ट टेक्नोलॉजी के बारे में या साइंस के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में है। राइट। तो वेल्थ क्रिएशन का फर्स्ट पॉडकास्ट होने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो अजय जी, सबसे पहला प्रश्न मुझे ये आता है कि वर्तमान का जो समय है वो इतना मुश्किल भरा है, लोग इतना एक दूसरे के साथ स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, और जब पैसे कमाने की बात आती है तो स्ट्रगल तो पहले ही सामने आ जाता है। आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रगल रियल है या इल्यूजन है, ह्यूमन क्रिएटेड इल्यूजन है, या सचमुच में ये स्कैरसिटी है? अभी मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 70-80 वर्षों में युद्ध न होने की वजह से प्रॉस्पेरिटी बहुत बड़ी है, और जिसके पास पैसा है उसके पास बेहिसाब पैसा है, और जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। तो ये जो तफावत समाज में पैदा हुई है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स, तो उसकी वजह से समाज भी एस्पिरेशनल बन रहा है कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। सवाल ये क्या आता है कि वो जो वेल्थ जनरेशन है, वो जो वेल्थ क्रिएशन है, ये हम नीतिमत्ता से करेंगे या चोरी करके करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। और इसके अंदर जिसको मैं कहता हूँ कि ईगो और जेलसी, ये दो मेरे ख्याल से जो कहेंगे मनुष्य की एक प्रकृति है, तो इसकी वजह से तकलीफ़ ज़्यादा है। यदि आप अपने आप को कंपेयर ना करो किसी से, आप अपने हिसाब से अपने मंजिल की तरफ अपने हिसाब से वेल्थ जनरेशन करो, तो आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे किसी से कंपेयर करना ही नहीं है। मैं अपने आप में एक व्यक्ति हूँ और मैं जैसा बन सकता हूँ बनूँगा और पूरा प्रयत्न करूँगा। तो मुझे लगता है कि समाज को उस एंगल से सोचना चाहिए और देखना चाहिए और खुश रहना चाहिए। डेफिनेटली। तो आपके इस जवाब ने क्लियरिटी दे दी है कि जो स्ट्रगल महसूस हो रही है वो एक इल्यूजन है, खुद के इनर
क्लैरिटी नहीं होने की वजह से। अगर इनर क्लैरिटी है तो हमें दुख होने की कोई संभावना ही नहीं है। हम जो समाज को देना चाहते हैं हम देंगे, और समाज हमको जो देना चाहता है वो समाज हमें देगा। बस ये जो चैनलाइजिंग है वही हमें सीखना है। अब इसी के आगे एक दूसरा प्रश्न भी आता है। जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात शुरू करेंगे उसके पहले 2-3 चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि पूरा समाज आज स्लेवरी की तरफ दौड़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप से भाग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहा है। तो जो इंसान वेल्थ क्रिएशन की चाहना कर रहा है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, तो वो वेल्थ जनरेट के लिए काबिल कैसे बनेगा? क्या वो सचमुच में काबिल है, या काबिलियत को पाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उसे क्या सोचना चाहिए? जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आदमी तब लेता है कि जब उसके पास कोई एम्बिशन हो। तो आज हर कोई व्यक्ति बिलियनर बनना चाहता है, लेकिन बिलियनर बनना उतना आसान नहीं है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। हज़ारों लोग आपके लिए जब तक काम नहीं करे, आप उनकी जिम्मेदारी नहीं लो, तो ये नहीं हो सकता। मैं आपको मेरा खुद का एक अनुभव बताता हूँ। यदि मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूँ तो मुझे कभी भी कितना पैसा आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा या क्या इनोवेशन लाएंगे, इसकी चिंता नहीं होती। जो सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि यदि मैंने मेरा बिज़नेस ठीक से नहीं चलाया तो आज जो 1200-1300 लोग मेरे साथ काम करते हैं, इसका मतलब 2400 से 2600 आँखें मेरे तरफ देख रही हैं। अब समझो मैंने गलत डिसीजंस लिए और गलत तरह से कंपनी चलाई और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ये लोग क्या कहेंगे कि सर हमने तो आपने जो कहा सब किया, हमारा क्या दोष है कि आज हम इस स्थिति में है कि हमारे पास नौकरी नहीं है या हमारे पास जीविका का साधन नहीं है। तो ये जो जिम्मेदारी है ये आपके ऊपर एज ए ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस, एज द ओनर ऑफ द बिजनेस, एज द पर्सन हु हैज स्टार्टेड द बिजनेस, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते, आप पूरे समूह के लिए काम करते। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और एक ट्रस्टीशिप लाना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत लोग बिज़नेस में गलतियां कहाँ करते हैं, तो एक मेरा सिंपल एडवाइस सबको है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले, कोई भी पैसा खर्चा करने के पहले ये सोचो, डज़ माई बिज़नेस नीड टू ग्रो, यानी मेरे व्यवसाय को बढ़ने की संभावना है, और यदि वो है तो मुझे उसके लिए खर्चा करके उसके लिए डेवलपमेंट करना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा व्यवसाय बढ़े, आई वॉन्ट माई बिजनेस टू ग्रो, यहाँ गड़बड़ है। ये आपकी ईगो की वजह से आ रहा है। यहाँ पे 99% में आपका डिसीजन गलत ही होगा, क्योंकि बिज़नेस को ग्रो होने की संभावना नहीं है, आप फिर भी ग्रो करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, जिसको हम बिज़नेस में कहते हैं रेड ओशन मार्केट, आप उसमें जाएंगे, आप कंपटीशन करेंगे, भाव तोड़ेंगे, आपका नुकसान शुरू होगा, तो आप बड़े नहीं बन सकते। तो हाउ डू यू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन? तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में जो एक बोला गया है कि अहंकार निकाल दो और कंपैरिजन निकाल दो, जेलसी निकाल दो। तो मुझे लगता है कि ये दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी व्यक्ति को एक लीडरशिप का रोल लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल लेना है, ही हैज़ टू एक्सेप्ट दैट एज अ माइंडसेट। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही उम्दा जवाब हमें मिला है। हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए, जीवन में हम जिस मोड़ पर खड़े हों, बिजनेस वो समाज की आवश्यकता है, बिजनेस का ग्रोथ दैट इज़ द डिमांड। एंड आई कैन डेफिनेटली से कि ये जो आपके थॉट हैं यही बताता है कि आप बिजनेस के आर्किटेक्ट हो, और ये जो आपने आर्किटेक्चर खड़ा किया है जी, और जो आपने वेल्थ जनरेट की है वो किसी ना किसी मॉडल पे जनरेट की होगी। मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को खुद के वेल्थ जनरेशन का मॉडल बनाना चाहिए। तो आप आज इंस्पिरेशन दीजिए हमारे यंगस्टर्स को
कि वो कैसे वेल्थ क्रिएशन का मॉडल जनरेट करे। आपका जो मॉडल है जिससे आपने समाज के लिए और हमारे पूरे जैन कम्युनिटी को तो लाभ मिला ही है, पर इसके अलावा आपने एक एक चीज़ को स्पर्श की है। जैसे कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को स्पर्श किया है। ये बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही डिफरेंट, जो शायद ही मुझे कहीं देखने मिला होगा, क्योंकि हमारे जैन समाज में एक बहुत इल्यूजन चलता है कि अगर हम जैन हैं तो हमें एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा इल्यूजन है। सच बात यह है कि भगवान महावीर के जितने भी श्रावक थे उन सभी के पास डेयरीज थी, और इतनी बड़ी डेयरी थी कि एक एक के पास 10-10 हज़ार गायें थी, और उनके घास चारे के लिए और वगैरह इतने बड़े बड़े एरिया, लैंड एरियाज़ थे। तो वर्तमान में एक थोड़ा सा शिफ्ट आया कि हमें एग्रीकल्चर के बारे में सोचना हमने बंद कर दिया। पर आप एक अलग मिट्टी के बने हुए हो, आपने एक अलग पर्सपेक्टिव समाज के सामने रखा कि एग्रीकल्चर इज़ द बेसिक नेसेसिटी, फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी। तो आपने जो अपना वेल्थ क्रिएशन का मॉडल बनाया, इसमें आपको जो जो मिला और आपने जिस जिस डायमेंशन में काम किया, तो वो वेल्थ क्रिएशन का जो मॉडल है आज हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, वेल्थ क्रिएशन मेरे हिसाब से इसके कई आयाम हैं। तो जो वेल्थ की ओनरशिप आती है, ये कई इसके आयाम हैं। पहला आयाम यह है कि आपका लक फैक्टर, कि बिजनेस में यदि लक आपके साथ में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गलत हो ही सकते हो। अब लक बोले तो क्या, तो कई लक के एक अलग अलग आयाम हैं। पहला लक होता है कि आप किस स्थिति में, किस घर में पैदा हुए, तो आपका पेरेंटल जेनेटिक कोड क्या है, आपका इनहेरिटेंस क्या है, दिस इज़ योर लक फैक्टर। कि आपका शरीर अच्छा है, आप दिखने में अच्छे हैं, आपको बुद्धि अच्छी मिली है और आपको पैसा भी मिला है, तो ये तो आपका लक फैक्टर है कि यू वेर जस्ट हैपन टू बी बॉर्न इन द राइट प्लेस एंड यू हैव इनहेरिटेड दैट। दूसरा जो लक के अंदर आता है कि आप किसके साथ एसोसिएटेड हो। इसका मतलब है कि जब आप कोई अच्छे व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं कर्तृत्ववान व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति, ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हो तो आपका लक फैक्टर चल पड़ता है। तो वो भी एक लक फैक्टर है कि किसकी संगत आप रखते हो, तो संगत का भी एक लक फैक्टर होता है। तीसरा जिसको अपन लक में कहेंगे कि आप राइट टाइम राइट प्लेस पे हो क्या। बिजनेस में पैसा बहुत बार लोगों को जस्ट राइट टाइम राइट प्लेस होने से मिलता है। आपने एकेडमिकली बहुत अच्छा किया हो, आप बड़े कैपेबल हो, आपने बड़े बड़े MBA किए हो, फिर भी आप पैसा नहीं कमा पाते। लेकिन जो स्ट्रीट स्मार्ट है, जिसने ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, वो भी पैसे कमाता है। तो हुआ क्या, राइट टाइम राइट प्लेस, यहाँ पे सारा मौका बेसिकली देखना पड़ता है अपने को। और जो चौथा फैक्टर है कि आपकी खुद की कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्किंग, ये एक बहुत बड़ा जिसको हम कहेंगे कि फैक्टर प्ले करता है वेल्थ क्रिएशन के अंदर। तो आप कितना हार्ड वर्क करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हार्ड वर्क की डेफिनेशन मेरे हिसाब से यदि मैं देखूं तो कभी याद आता है कि थॉमस एडिसन का, एक लाइट बल्ब का इनोवेशन करने के लिए वो व्यक्ति ने करीब करीब 18-20 हज़ार एक्सपेरिमेंट किए, थक गया, छोड़ दिया कि भाई मटेरियल साइंस का डेवलपमेंट यहाँ तक नहीं हुआ है। 10 साल बीतने दिए, 10 साल के बाद में फिर से आया, फिर उसने 9,000 एक्सपेरिमेंट किए और तब जाके पहला टंगस्टन वाला लाइट बल्ब उसका इनोवेशन आया। तो देखिए कि 29,000 बार फेल होके वो आदमी लगा रहा, तब जाके आज थॉमस एडिसन इतना बड़ा वहाँ पे कंपनी खड़ा कर पाया एडिसन के अंदर। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द वेल्थ जनरेशन बाय हार्ड वर्क। जो अपन कहेंगे कि एक सबसे बड़ा वेल्थ जनरेशन जो आज के ज़माने में हो रहा है,
इट इज़ बिकॉज ऑफ इनोवेशन। और इनोवेशन में से हम क्या ला रहे हैं? तो इनोवेशन मेरे हिसाब से सभी को, जो हमारे यंगस्टर है, इनोवेशन इज़ ए प्रोसेस टू किल यूर टुडे। मैं वो शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि हमको आज का वर्तमान को मारना है और इस वर्तमान को हमको कल और बेहतर और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाना, इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में हमको विचार करना है, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना है और उसको सिद्ध करके दिखाना है। ये होता है इनोवेशन। और आज नॉलेज, कैपिटल और मार्केट की डिमांड, ये सभी आपको इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो भी बिज़नेस के अंदर लोग इनोवेशन करेंगे, अब इनोवेशन ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट में ही होता है, इनोवेशन सर्विस में भी हो सकता है, इनोवेशन एक मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी हो सकता है। तो ऐसे कई जगह पे इनोवेशन होता है और उसी की वजह से वेल्थ जनरेट हो रही है। तो प्रोडक्टिविटी पर आवर कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू इनोवेशन, इसमें से वेल्थ जनरेट होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ये कई आयाम है कि एक लक फैक्टर का पर्टिकुलरली, अच्छा एक मैं किस्सा सुनाऊंगा। मैंने एक दिन मैं अमेरिका में काम करता था, एक पीपीजी करके कंपनी थी, तो हमारा रिसर्च डायरेक्टर था डॉक्टर रॉजर क्रिश्चियनसन करके। तो एक दिन लंच के टेबल पे उनके साथ बैठा था, तो मैंने उनको पूछा कि डॉक्टर क्रिश्चियनसन, व्हाट इज़ योर टेक ऑन लक फैक्टर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बोले, अजय, आई लाइक स्मार्ट केमिस्ट, बट आई लव लकी केमिस्ट। ग्रेट। So he says कि at the end of the day, luck factor is also an important thing in research and development, in innovation also. So मुझे लगता है कि इसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव से समझना, सिर्फ मंदिर जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ के हमारा लक अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अच्छे कर्म करना, अच्छे मन से करना और समाज के भले के लिए करना, यही हमारे को लक फैक्टर लाता है मेरे हिसाब से। ज़बरदस्त, बहुत ही आपने सटीक बात बताई है, क्योंकि आज बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं डिग्रीज़ पा लेते हैं, पर डिग्रीज़ के बाद क्या करना वो उन्हें पता नहीं चलता है। तो वहाँ पे वो हमेशा डाउटफुल रहते कि लक फैक्टर क्या है, वेदर माई लक इज़ वर्किंग और वेदर माई लक इज़ नॉट वर्किंग। ये सभी को एक डाउट होता है, हर व्यक्ति के जीवन में ये डाउट होता है। एक बात आपने बहुत सटीक बताई, वो है राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट पर्सन एंड विथ ऑल द राइट एनवायरनमेंट। ये लक फैक्टर है, पर क्या वो लक फैक्टर हमारे जीवन में हम ला सकते हैं? तो जैनिज़्म में ये बताया गया है कि लक तो एक सिर्फ शब्द है, द रियलिटी इज़ आउटकम। वो एक फैक्टर जो इनविजिबल फैक्टर है, जो आउटकम लाने में बहुत बड़ा रोल पार्टिसिपेट करता है। इसको जैन धर्म में एक शब्द है पुण्य। और आपको जान के ही आश्चर्य होगा कि पुण्य के दो अर्थ होते हैं। एक जो कॉमन हम यूज़ करते हैं, यानी कि जिसके फ्रूट्स हमको स्वीट लगे, वो पुण्य है, ये कॉमन एक मीनिंग है। पर जैनिज़्म में एक और डेफिनेशन दी गई है जो शायद आज किसी को नहीं पता है, पुणोति इति पुण्यम। पुणोति का मतलब है जो पवित्र होता है वो पुण्य है। Correct. जैसे आपने अभी कहा कि आप अगर सच्ची लगन से, विथ अर्नेस्ट, जो काम कर रहे हैं, जो कर्म है, कर्म के फोकस करके आप अपने लक को आगे बढ़ा सकते हो, आप अपने लक को पा सकते हो। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ जैनिज़्म, कि आपके जीवन में लक नहीं है तो पर फिर भी अगर आप पवित्र बनते हो, क्योंकि हर पैसे वाले इंसान को एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए होता है, और यदि आप वो ईमानदार व्यक्ति बन जाते हो, देन यू आर द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। और आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि फर्स्ट फैक्टर इज़ ऑलवेज योर लक, इज़ ऑलवेज योर पुण्य, दैट विच यू हैव टू क्रिएट। अब इसके आगे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, हार्ड वर्क। जनरली आज लोग ये समझते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, एफिशिएंट वर्क इज़ वेरी नेसेसरी, बट अलॉन्ग विथ एफिशिएंसी हार्ड वर्क रिमेन्स ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क।
that whether we should do hard work or whether we should not do hard work. And we have seen, हमने हमारे हर बुजुर्ग को देखा है कि वो जहाँ पर भी पहुँचे हैं, आपने तो आपके जीवन में पिछले 70 ईयर्स में आपने हर चीज़ देखी है. 2 रुपये में आपने भी एंजॉय किया है और आज आप वही 2 रुपये वाली चीज़ 20,000 देकर भी आप वो एंजॉय कर रहे हो. आपने जितना आपने देखा है टर्बुलेंस, जितना आपने डिफ्रेंसिएशन देखा है, हर ज़माने को आपने करीब से आपने देखा है. तो ये हर ज़माने में हार्ड वर्क क्या मायने रखता है, एफिशिएंसी क्या मायने रखती है, वो आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे. देखिए, मैं आपको सिंस अपन वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ जनरेशन का मेन टॉपिक है आज अपना, तो इसका दूसरा आयाम है कि हम जब भी एक एंटरप्राइज या तो एक कंपनी या एक समूह चलाते हैं, तो वो वेल्थ कैसे जनरेट करता है, तो जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बोले तो क्या कि हम कम से कम रिसोर्सेस लेके हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि जो हमारा कस्टमर परसीव करता है. तो ये एक रियल, जिसको हम कहेंगे कि की है, कि जहाँ पे खर्चा मैंने कम किया, वैल्यू ज़्यादा क्रिएट की और वो वैल्यू मेरे कस्टमर ने परसीव की, इसलिए मुझे वो ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, तो उसका जो डेल्टा है वो मेरा प्रॉफिट है. अब सवाल एक ही आता है कि ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आप ज़्यादा ला पा रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर नहीं ला पा रहा है, तो ये आपने कैसे कर लिया. तो इसके अंदर आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है, क्योंकि आपको रोज़ इनोवेट करना पड़ता है. बिज़नेस, मेरे सारे साथियों को मैं कहना चाहूँगा, इज़ ए मूविंग गोल पोस्ट. स्टैटिक गोल नहीं होता. रोज़ परिस्थितियाँ बदलती हैं, आपको रोज़ उसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है, आपको रोज़ चीज़ों को समझना पड़ता है और उसके अंदर इनोवेशन है, उसके अंदर हार्डवर्क है, ये लेके कंटिन्यूसली परसीव करना पड़ता है. बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ ट्राई करते हैं तो उसमें अपयश आता है, तो अपन कभी कभी निराश होकर बैठ जाते हैं. यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है कि आप निराश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने आपका कर्म एंजॉय नहीं किया, आप उस कर्म के तरफ निष्ठावान ही नहीं है, यानी आपका पैशन ही नहीं है वो. तो कोई भी हार्डवर्क करने के पहले हमको ये जांचना चाहिए अपने आप को कि क्या मुझे ये काम करने में मज़ा आ रहा है, और यदि मज़ा आ रहा है तो फिर वो अपने को हार्डवर्क लगता ही नहीं है, मैं तो मज़े कर रहा हूँ, आई एम एन्जॉइंग द वर्क. तो जब आप इस स्थिति में आ जाते हो तो मुझे लगता है कि हार्डवर्क एज ए कॉन्सेप्ट बिकम्स इररिलेवेंट. ग्रेट. रियली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दिस थिंग एंड आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस, ये बात समझिए, देयर इज़ नथिंग लाइक स्मार्ट और हार्ड वर्क, इट इज़ ऑलवेज वैल्यू क्रिएशन. अगर आप में वो एफिशिएंसी नहीं है और वैल्यू तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है तो हार्ड वर्क करो, और अगर स्मार्ट वर्क करना पड़ता है तो स्मार्ट वर्क करो, पर ऐसा वर्क करो जो आपको मज़ा देता है, जो आपको आनंद देता है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मुझे ऐसे लगता है कि आप अभी टीनेजर होने चाहिए थे तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैसेज दे पाते. यू हैव टोल्ड द राइट थिंग. आपका जो 70 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, इसका जिस्ट हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए, एन्जॉय योर वर्क, एन्जॉय योर एफिशिएंसी. यही है, देयर इज़ नथिंग लाइक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, इट इज़ ऑलवेज अबाउट वैल्यू क्रिएशन एंड हाउ वॉट यू हैव एंड वेर यू हैव टू रीच. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम क्लैरिटी आपने कर दी है आज. और इसमें एक जो हम कहते हैं ना कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में अपने को एक हमेशा देखना चाहिए कि हम हमारे कस्टमर को डिलाइट फैक्टर दे पाते हैं क्या. जो भी बिज़नेस, जो भी आप चाहे दुकान चलाते हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे सर्विसेज में हो, कोई भी हो, आपको हमेशा ये देखना है कि जो व्यक्ति मुझे पैसा दे रहा है कि ओके, उसकी एक्सपेक्टेशन थी, मैंने उसको ये दे दिया, ही इज़ ओके, ही इज़ हैप्पी. बट इफ़ ही इज़ डिलाइटेड, दैट मीन्स जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया वो भी आपने उसके लिए किया, तब जाके वो आपका स्पोक्स पर्सन बन जाता है.
और तब आपको वो आपके लिए प्रचार करना शुरू करता है बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी का जब हम ध्यान रखते हैं तो उसके अंदर कस्टमर डिलाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों ने लाना चाहिए कि जिसकी वजह से वेल्थ जनरेशन आपका फास्ट हो, क्योंकि देयर इज़ नथिंग लाइक ए कस्टमर हु एडवोकेट्स फॉर यू। उसकी एडवोकेसी बाय करना ये आपका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एम होना चाहिए जब आपको आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तरफ देखते। बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया डिलाइट करने में, वो भी गड़बड़ है। तो यू हैव टू ऑलवेज क्रिएट ए बैलेंस कि हमको क्या चीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं कि जिससे कस्टमर डिलाइटेड हो सकता है। और ये प्रयत्न मुझे लगता है कि हर बिज़नेस में होना चाहिए फॉर ए कांस्टेंट लंबे समय तक वेल्थ जनरेशन वो बिज़नेस फिर कर पाएगा। तो आपका जो ये एफिशिएंसी मॉडल है ये हमारे यंगस्टर्स को बहुत ही पसंद आया होगा। अब लक के बारे में बात करने के बाद, एफिशिएंसी के बारे में बात करने के बाद, मैं बीच में आपके साथ एक जब हमारा कॉन्वर्जेसन हो रहा था तब आपने एक बहुत अच्छी बात करी थी, कंजूसी। ये हमारे टीनेजर्स नहीं समझते हैं कि कंजूसी क्या होता है, कंजूसी कहाँ पे करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, और एफिशिएंट कंजूसी कैसे करनी चाहिए। ये बात आज हमें बताइए। देखिए, मैं हमेशा जब भी मेंटरशिप के लिए जाता हूँ तो मैं सारे यंगस्टर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी इच्छा है कि हम एंटरप्रेन्योर बने, कि हम खुद का बिज़नेस, खुद का धंधा हम करें, तो उनको ये कहता हूँ कि पहला प्रिंसिपल सीखना ज़रूरी है कि कंजूसी में गर्व करो। बी प्राउड दैट यू आर थ्रिफ्टी। अब कंजूस यानी ये नहीं कि जहाँ पे आपको मज़ा आता है, जहाँ पे आपको हैप्पीनेस आता है वहाँ पैसा खर्चा मत करो। कंजूसी का मतलब ये है कि कहीं पे भी हमारा पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। यदि आज हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमको उसके लिए खर्चा नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, किसी दूसरे को बताने के लिए। और कंजूसी इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप खुद पैसे कमाओ नहीं, उसके पहले खर्चा शुरू मत करो, यदि आपकी ताकत नहीं है तो। इसलिए कंजूसी है, क्योंकि जो आदमी दिवालिया है वो तो पैसे वाला हो ही नहीं सकता। तो कमाने के पहले खर्चा नहीं करना चाहिए। एक मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं अमेरिका से आया तो मैं 1986 में जब मैं मेरे वाइफ आए, उस ज़माने में हम $100,000 अमेरिका में कमाते थे नौकरी करके। यहाँ आ गए, बिज़नेस चालू किया, मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, तो थोड़े पैसे भी थे, तो हमने सोचा कि गाड़ी लेंगे। तो हम पिताजी के पास गए, उनको कहा कि भाई हमको गाड़ी लेना है। तो पिताजी ने कहा कि भाई मेरा एक एडवाइस है आपको कि जब तक आप प्रॉफिट न करो तब तक गाड़ी मत खरीदो, क्योंकि वो आपको रिमाइंड करेगा कि आपकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप गाड़ी अफोर्ड कर सको। तो हमने आके वाइफ से भी कहा कि भाई बाबूजी का कहना है कि भाई ऐसा गाड़ी अभी नहीं लेना चाहिए। तो बोले नहीं, बाबूजी ने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, तो लेट अस फॉलो दैट। और मैं स्कूटर पे आया, मेरे पास अमेरिका में 2 गाड़ियाँ थी। हमारी वाइफ लूना पे आई और वहाँ से भी बिल्ट इट अप। बट वो जो एक प्रेरणा मिली कि हार्डवर्क करके पहले महीने में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रॉफिट ला के, बैलेंस शीट बना के, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, और पिताजी को बैलेंस शीट ले जाके दिखाई कि देखिए 30,000 रुपये का प्रॉफिट किया है। अब मुझे लगता है कि मैं गाड़ी खरीदने लायक हो गया हूँ। तो पिताजी ने कहा ज़रूर खरीदो, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में कभी भी फेल्यूर नहीं होंगे, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन आपने सीख लिया कि पहले कमाओ और फिर खर्चा करो। तो ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे जीवन का है। आपके पिताजी ने आपको आशीर्वाद दे दिए और बस आप यहाँ तक पहुँच आए, यही सबसे बड़ी बात होती है। एक पिताजी के लिए यही गर्व होता है कि उसके बेटे उसकी बातें सुने और उन्होंने उनके फुटस्टेप्स पे चलने का डिटर्मिनेशन किया, और यहाँ उन्हीं फुटस्टेप्स पे वो आगे बढ़ पाए हैं। रियली वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी आर प्राउड ऑफ बीइंग थ्रिफ्टी टू।
एक और एक बात बतानी थी कि जैसे आपने इनोवेशन की बात की कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता जाए ऐसे हर व्यक्ति को इनोवेटिव होना चाहिए। तो हमारी जब बात हो रही थी तब मैंने आपसे सुना था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी आपसे सालों पहले ये पूछा था कि हमारे भारत देश को क्या इनोवेशन चाहिए, हम क्या कर सकते हैं ताकि भारत देश विश्व गुरु बने। तो तब आपके साथ क्या बात हुई थी, वो इंसिडेंट ज़रा बताइए। ये मेरे ख्याल से 1991 की बात है कि पीयूष गोयल जी हमारे मित्र है और वो आए थे बॉम्बे से और उन्होंने कहा कि चलो मुझे गांधीनगर जाना है, अपन जाके देखते हैं कि कोई इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी है क्या। मैं बोला चलो मैं भी चलता हूँ। तो हम दोनों जन गए थे। तो एक दिन सुबह खाली था तो उन्होंने कहा कि भाई पिताजी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे एक यहाँ के सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, उनको भी मिलना, बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तो हमने पूछा कि भाई कहाँ पे है, तो बोले सर्किट हाउस में बैठे हुए हैं अभी। तो हमने फ़ोन लगाया उनको कि भाई हम आ सकते हैं कि आपको मिलने के लिए, तो बोले आ जाओ। तो 5 मिनट की चर्चा के बाद में जब उन्होंने ये देखा कि भाई मैं अमेरिका से आया था, तो अगले 45 मिनट तक यही चर्चा हुई कि मुझे ये बताओ कि अमेरिका में ऐसा क्या प्रिंसिपल है कि जिसकी वजह से अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन बना, क्या इनोवेशन का साइकिल है। तो मैं भी बड़ा यानी इम्प्रेस हुआ कि इस व्यक्ति की जो क्यूरियोसिटी है जानने की कि गुजरात कैसे डेवलप हो, उस टाइम में तो उनका पूरा फोकस गुजरात के ऊपर ही था। तो बट जो एक अंडरस्टैंडिंग और सीखने की ताकत और नए नए कॉन्सेप्ट्स को इवैल्यूएट करने की ताकत उस व्यक्ति में जो देखी, तो मैं तो जब बाहर आया तो मैंने बोला भाई आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद मिस्टर मोदी। ऐसे इस व्यक्ति को गुजरात डेवलप करने की कितनी एक प्रबल इच्छा है। तो ये एक बड़ा वो इम्प्रेशन हमेशा ध्यान में रहा। तो उसके बाद में फिर मेरा ऐसा यानी बहुत लंबी चर्चा के समय मिला नहीं, बट मिलता रहा फिर बीच बीच में। तो ये एक इंसिडेंस था कि जहाँ पे इनोवेशन कैसे करना। अब इनोवेशन के लिए मैं बताता हूँ कि कैसे इनोवेशन बोले तो क्या, इनोवेशन बोले तो आज दुनिया के अंदर हमको अलग अलग विषयों का ज्ञान होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी। और ये एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया हो रही है, इतनी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। या तो आप टीम बनाओ या तो आपको खुद को मालूम हो। आज सब लोगों को विथ AI टूल्स, विथ इंटरनेट, विथ ऑल दी बुक्स, एवरीथिंग अवेलेबल, यू कैन लर्न एट ए मच फास्टर रेट। तो लर्निंग मेनी डायमेंशंस ऑफ साइंस, फिलॉसफी, बिजनेस एंड ऑल दैट इज़ पॉसिबल। अब इनोवेशन कैसे होता है, एक थिंकिंग का प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, एक मेरा खुद का पर्सनल। 2000 मुझे लगता है कि 6 में हमारे यहाँ पे सुनामी आई थी। तो इंडोनेशिया में वो बड़ा भूकंप समुंदर के अंदर में हुआ था। तो एक दिन ऐसी उसके ये मतलब मुझे लगता है कि जनवरी में हुआ। तो फरवरी में हम लोग ऐसी वॉक कर रहे थे तो मैं मेरे फ्रेंड को कह रहा था कि इस साल बहुत बड़ा बदलाव आएगा रेन पैटर्न में। तो बोले क्यों 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 ऐसा लगता है। तो मैंने बोला देखो, ये जो धरती कंप हुआ 9.7 रिक्टर स्केल यानी वेरी वेरी हाई मैग्नीट्यूड का, तो 10,000 एटॉमिक बॉम्ब वर्थ एनर्जी अंडर दी सी फ्लोर रिलीज़ हुई। तो मैंने बोला कि एट द बॉटम ऑफ द ओशन पानी का टेम्परेचर क्या रहता है। अब देखिए, यू हैव टू बी नॉलेजेबल। तो 3 से 4 डिग्री का, और ऊपर में कितना होता है तो 25 to 30 डिग्रीज बे ऑफ बंगाल में। तो मैंने बोला कि ये जब पानी 3 और 4 डिग्री का ऊपर आया और ये 25 और 30 डिग्री वाला पानी नीचे गया, तो हुआ क्या कि अब आपका पूरा कन्वेक्शन करंट्स वहाँ पे सेटअप हो गए। फिर मैंने बोला कि देखो कि अब एल नीनो का इफ़ेक्ट क्यों होता है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर टॉप 30 मीटर्स में 1 डिग्री का फ़र्क यदि आता है तो दैट कॉजेज एल नीनो इम्पैक्ट।
तो मैं बोला 1 डिग्री का बदलाव आने से यदि इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारा मानसून के ऊपर आता है, तो यहाँ तो करीब करीब 20-22 डिग्री का पूरा इम्पैक्ट आया है और पूरे बे ऑफ बंगाल में आया। तो इस साल तो इंडिया का वेदर सिस्टम एकदम ही बदलने वाला, होना ही चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये निष्कर्ष पे जब आप आए, इसका मतलब क्या है कि यू हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, नॉलेज एंड मैकेनिज्म। ये जब आया और फिर वो प्रेडिक्शन करेक्ट आया, उस साल हमारे बड़ौदा में 4 दिन में 48 इंचेस बरसात हुई। बॉम्बे में क्लाउड बर्स्ट हुआ। हाँ राइट, बराबर है, बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था। पूरे बहुत सारे डेयरी जो एनिमल्स थे उस सारे के सारे बहुत मर गए थे, और उस दिन मैं भी पानी में बीच में फंस गया था। तो 14-14 फीट तक पानी चला गया था। उस साल बाड़मेर में, राजस्थान में, जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पे 150 साल के बाद में पहली दफ़े बाढ़ आई। उस साल दुबई में स्नो आया। तो ये सारा जो वातावरण के अंदर जो बदलाव आया वो उस फैक्टर की वजह से आया। लेकिन आप यदि इनोवेटिव है, आप यदि नॉलेजेबल है, तो आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो इनोवेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि एबिलिटी टू प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, based on the understanding, based on your past theory, and if that prediction comes true, that's innovation. Great. एक सिंपल तरीके से सब लोगों को कह रहा हूँ कि ability to predict is basically what you have to improve constantly. Yes, definitely. That is why we always say, who is a successful businessman? He who can see the unseen. जो अनसीन पार्ट को देख लेता है वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। वो जो इंट्यूशन पावर है वो अंदर से ही यूनिवर्स आपको एक करंट देती है, एक नॉलेज देती है, और जिसको हम डेजावू नहीं कहेंगे, पर योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दोज सिग्नल्स पास्ड बाय द यूनिवर्स। ग्रेट। ये इंट्यूशन पावर ही इनोवेशन का बेस है। ये हम मान के चलते जो हर व्यक्ति को, हर एक एंटरप्रेन्योर हो या हर एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्वर है उसको ये क्वालिटी होनी चाहिए। ग्रेट। सो दिस इज योर थर्ड मॉडल ऑफ इनोवेशन विथ इंट्यूशन। दिस इज अ ग्रेट मॉडल। इसमें मैं आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको एक इंट्यूशन कैसे डेवलप करना, इसके बारे में मेरे जो एक सोच है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आपको इंट्यूशन यानी यू आर गोइंग इनटू ए डायमेंशन विच यू डू नॉट अंडरस्टैंड। आप नहीं समझ पाएंगे ये कि हम, जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्स इज़ 10 डायमेंशनल एंटिटी जिसमें हम रहते हैं, पर हम सिर्फ 4 डायमेंशन को सेंस कर पाते हैं, बाकी के 6 डायमेंशन में रहते हैं लेकिन सेंस नहीं कर पाते, हमारे पास सेंसर सिस्टम नहीं है। तो अंदर से इंट्यूशन को डेवलप कैसे करते हो? तो आप हमेशा जब भी किसी को मिले तो आप प्रेडिक्ट करो कि ये व्यक्ति कैसा है, मेरा इसके बारे में ये इंप्रेशन है, और कहीं जाके नोट करके रखो, और फिर देखो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका वो प्रेडिक्शन सही आया गलत आया। आप एक नेता को देखते हो तो आप उसका प्रेडिक्ट करो कि इसका इंटेंट क्या है, ये क्या करेगा, वो एक्शन क्या करता है उसकी तरफ मत देखो, उसका इंटेंट जानने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे, और फिर उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट करो कि ये आदमी ऐसे बिहेव करेगा, ये आदमी ऐसे एक्शन लेगा, और यदि वो एक्शन सही है इसका मतलब आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव्ड है, वो सही है। तो धीरे धीरे आपका जो इंट्यूटिव पावर है वो डेवलप होता है। तो हमेशा प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन योर इनर फीलिंग, एंड देन कन्फर्म, रिकन्फर्म, और इस प्रोसेस को आप इम्प्रूव करते चले जाओ तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप एक्चुअली इंट्यूशन को डेवलप भी कर सकते हो, और ये बिज़नेस में भी काम में आता है, वेल्थ जनरेशन में भी काम में आता है, और जीवन में भी हमारे कई आयाम होते हैं उसमें भी काम में आता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये भी आज हमको बहुत अच्छी सीख मिली कि अगर इनोवेटिव बनना है तो इंट्यूटिव बनना बहुत ज़रूरी है, और इंट्यूटिव कैसे बना जा सकता है, वो आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी की जो पावर है उसको रोज़ आपको बढ़ाना चाहिए। ग्रेट 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 ग्रेट।
तो 3 मॉडल हमको समझ में आए। एक लक का मॉडल समझ में आया, एक एफिशिएंसी का मॉडल समझ में आया, एक इनोवेशन का मॉडल में समझ में आया, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि अगर नरेंद्र मोदी जी इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसके पीछे का ये बहुत बड़ा रीज़न है कि वो बहुत ही इनोवेटिव, आज नहीं 1991 में जब उनका एक्सपीरियंस हुआ और उससे पहले भी शायद उनमें वो क्वालिटी रही होगी, और यही क्वालिटी आज उनको वर्ल्ड क्लास प्राइम मिनिस्टर बनाती है, दैट इज़ इनोवेशन। ये बहुत ही ज़रूरी है। अब चौथे मॉडल पे जो हम बात करेंगे, चौथा मॉड्यूल है जो हमारे साथ आपका कॉन्वर्जेसन हो रहा था, उस समय आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, द लॉ ऑफ कैपिटल। यानी कि जो कैपिटल, जो रिसोर्स है, चलो आ तो गया, पर उसको चैनलाइज कैसे करना है, उसको रोल कैसे करना है, बिकॉज मनी इज़ नेवर स्टैग्नेंट। मनी को एक ठिकाने पे रहना अच्छा नहीं लगता है, वो रिवर की तरह फ्लो होने वाला है। हमारे टीनेजर्स को कैसे लगता है कि मनी आए और हमारे पास स्टेबल रहे। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे पास जो दर्शन करने आते हैं, ब्लेसिंग्स लेने आते हैं, वो हमें क्या कहते हैं? अभी मैंने व्याख्यान में कहा, मेरे प्रवचन में अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा होगा कि इस दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है, हर चीज़ ट्रांसफॉर्म होते रहती, चेंज होते रहती है। ये सुनने के बावजूद वो हमारे दर्शन करते और हमको क्या कहते पता है? गुरु जी ऐसे आशीर्वाद दीजिए सब स्टेबल रहे। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि स्टेबल कुछ नहीं रहने वाला। ये ब्लेसिंग्स मैं उनको कैसे दे सकता हूँ? इट कैन नॉट हैपन। पर ये ब्लेसिंग्स मैं दे सकता हूँ कि हर चीज़ चैनलाइज होते रहे और आप वो चैनल बन जाएं, आप वो चैनल बन जाए जिससे ये सब चैनलाइज होते रहे। तो आपका जो कैपिटल का चैनलाइजिंग का जो मॉडल है वो क्या है, वो हमें बताइए। देखिए, एक वेल्थ जनरेशन के अंदर जिसको हम कहते हैं कि एबिलिटी टू जनरेट वैल्यू इन द बिजनेस, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी कहेंगे, ये बिना कैपिटल के नहीं हो सकता टिपिकली आज के ज़माने में। तो कैपिटल बोले तो क्या है कि कल का जो लेबर है वो आपने बचाया और उसको आज यूटिलाइज किया। तो कल मैंने मेरा लेबर बेचा, मेरी वैल्यू बेची, उसके मुझे जो पैसे मिले वो मैंने बचाए और वो मैंने आज किसी को दिए कि भाई आज तू मेरे लिए इतना काम कर। तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल। तो आज कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए हर चीज़ अपन नहीं कर सकते, तो उसके लिए पैसा लगता है। नाउ कैपिटल कैन बी रेज्ड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इनहेरिटेंस से ही कैपिटल आज मिलता है। तो एक सब हमारे यदि यंगस्टर ऑडियंस है तो उनके लिए एक बताना चाहूँगा, इन 1991 कम्युनिज्म डाइड एज ए कॉन्सेप्ट, ट्रू, बट कैपिटलिज्म डाइड इन 1980। आप बोलेंगे ऐसा कैसा हो रहा है? बिकॉज 1980 तक कैपिटलिज्म मीन्स योर इनहेरिटेड वेल्थ एंड योर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ was capital. But 1980, when the stock market became really relevant and the VC concept came in, so for the first time, capital became available based on knowledge. True. So, अब कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि हम कैपिटल रेज भी कर सकते हैं, हमारे पास होना ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन कैपिटल तो चाहिए, क्योंकि मुझे यदि एक मशीनरी में इन्वेस्ट करना है, लैंड में इन्वेस्ट करना है, प्रोडक्शन एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, R&D में इन्वेस्ट करना है, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है, तो पैसा तो लगेगा। अब वो पैसा मैं लाऊंगा कहाँ से? उसके सोर्सेस अलग अलग है। मैं बैंक के पास में जाके ला सकता हूँ, मैं जो हम बॉन्ड्स इशू कर सकता हूँ। तो ऐसे कई तरीके हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, बट कैपिटल ज़रूरी है। अब सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है इन द प्रोसेस ऑफ वेल्थ जनरेशन? जब हम कैपिटल स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, तो हमेशा ये माइंड में रहना चाहिए कि मैंने यदि 1 रुपया खर्चा किया तो अब मैं हिंदुस्तान के हिसाब से 1.6 रुपीज़ मुझे कमाने की लाइबिलिटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं 1.6 रुपीज़ कमाऊँगा, टैक्स 60 पैसे दूंगा
यानी 38 का यदि आप रैशनलाइज करो उस हिसाब से, तो मेरे पास 1 रुपया बचेगा नेट, और वो रुपया मुझे फिर अब किसी न किसी को वापस देना है या मेरे तिजोरी में वापस देना है, क्योंकि मैंने तो खर्च कर दिया, तो मुझे वापस तो लाना ही है वो, तभी तो मैं पैसे वाला बनूंगा। तो स्पेंडिंग मनी becomes a very critical process when it comes to wealth accumulation. तो कैपिटल को वहीं खर्चा करना चाहिए जहाँ पे उसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कम से कम 2 या 3 साल में आ जाना चाहिए। तो ये एक जनरल रूल ऑफ थंब होता है कि बिज़नेस में हम तभी क्यों रिस्क लेंगे ना, बिज़नेस में प्रेडिक्टिविटी आती नहीं है, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से होता नहीं है। तो हम 1 का 3 यदि करें कि भाई 1 रुपया है 3 साल में वापस आ जाना चाहिए, तो 5 में आएगा, 6 में आएगा, 7 में आएगा, लेकिन आएगा सही। तो मिनिमाइजेशन ऑफ कैपिटल स्पेंड इन द इनिशियल डेज ऑफ तुम्हारा जो बिज़नेस सेट करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो एक बार आपको आर्ट आ गई कि मेरे को कैसे एक्यूमुलेट करना है कैपिटल, और मुझे उसको बचा के रखना है। एक जो कैपिटल के अंदर होता है कि जब आप अच्छा प्रॉफिट कमाते हो, और ये सभी लोग शायद ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा फेस करते हैं, तो अपने को लगता है यार अपने को बहुत पैसा मिल रहा है, ये तो मिलते ही रहेगा, खर्चा करो, सबको बांटो, सबको दो। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसी हुआ, हमारी कंपनी सेट हुई और फिर अच्छा प्रॉफिट करने लगी। तो एक दिन हमारे सारे सीनियर लोग मेरे को बोले कि सर अपना प्रॉफिट तो अच्छा आ रहा है, तो अपन सबको इंक्रीमेंट देते हैं। तो फिर मैंने सबकी तरफ देखा, बोला भाई देखो, आप पैसा बना रहे आज बिकॉज यू आर एट द राइट टाइम राइट प्लेस। आप इसलिए नहीं पैसा बना रहे कि आप बहुत अक्ल वाले हो या आपने कोई बहुत तीर मार दिया। तो हमने बोला कि एक काम करेंगे, दो आई एम दी ओनर, आप चारों लोग की कमेटी बनाएंगे अपन, और सबको एक मैसेज अपन डाल देंगे कि जिसको भी लगता है कि उसके एफर्ट की वजह से, उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये प्रॉफिट आया है, उसने आके प्रेजेंटेशन देना। आप चारों लोग यदि लगता है कि भाई यस इसकी वजह से हुआ है, तो आप उसको कॉम्पेंसेट करो। ट्रू। और यदि नहीं होता है तो ये पैसा बाजू में रख के जमा करके रखो फॉर ए रेनी डे। ये जो विजडम है ये बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं बताने में इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक भी बंदा सामने नहीं आया पूछने बताने के लिए कि भाई ये मेरे वजह से हुआ, क्योंकि एक्चुअली इट वाज राइट टाइम राइट प्लेस, राइट। सो इट वाज ए लक फैक्टर। It was not because of your operational efficiency or your capabilities for which your reward was to be deserving. तो कैपिटल को संभाल के रखना ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है इन टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ वेल्थ। और कम स्पेंड कैसे करना ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है, क्योंकि जितना आप खर्चा करोगे उतना आपका कैपिटल चला जाएगा। प्रोडक्टिव हुआ नहीं हुआ, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू सी। ग्रेट ग्रेट। तो यही हमारे जैनों में एक स्पेशलिटी है, चाहे कोई भी कुछ भी कह दे, चाहे हमें कोई कंजूस कह दे या चाहे कोई हमें कैसा भी कह दे, हमें पता है कि हमें कहाँ खर्चा करना है और हमें पता है कहाँ हमें खर्चा नहीं करना है। आपने एक बहुत सही बात बोली थी पिछली बार मुझे कि अगर आप 150 रुपीज़ स्पेंड करने का पावर रखते हो तो ही 100 रुपीज़ स्पेंड करो। अगर आप 150 रुपीज़ का पावर रखते हो और अगर 200 रुपीज़ स्पेंड करते हो, यू आर गोइंग टू इंटेंशनली बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, आपको वो नहीं मिलने वाली है। तो ये रूल क्या है, ये बताइए। देखिए, मेरा ऐसा एक अनुभव रहा है, जितने भी 40 वर्षों से मैं बिज़नेस में हूँ, हम जब भी कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे घर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किधर भी हो, हम जितना सोचते हैं हम पूरा भविष्य, पूरी डिमांड्स असेस नहीं कर पाते, और कोई नहीं कर पाता, मैं नहीं, कोई भी नहीं कर पाता। तो विजडम जिसको हम कहेंगे वो इसमें है कि आप टिपिकली 100 रुपये का यदि एस्टीमेट लगा के बैठे हैं तो 150 रुपये आपके जेब में है तो ही वो प्रोजेक्ट आपको हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट ओवररन होते ही है। और कहीं ना कहीं कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि डिमांड ड्रॉप हो गई,
कभी कुछ हो गया, कभी अनएंटिसिपेट, और यदि आप जिंदा नहीं रहे तो ऐसे भी आप यू आर डेड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसको मैं कोट करना चाहूँगा अपने जो उन्होंने कहा है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। ग्रेट, बराबर है ना? तो क्योंकि आप यदि जिंदा ही नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने? है ही नहीं ना, यू आर डेड। So a dead person cannot be called entrepreneur. So entrepreneurship is only an art of survival. Great. Ability to live on, ability to continue, ability to eliminate risk is entrepreneurship. तो इसलिए ये 150-100 वाला जो फंडा है कि अपनी जितनी ताकत अपन असेस करते हैं उससे कम ताकत वाला रिस्क लो तो आप हमेशा जिंदा रहोगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आज आपने जो ये मॉडल बताए, 4 मॉडल बताए, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प टू ईच एंड एवरी यंगस्टर। ये एक केस स्टडी है। आज अजय जी का जो ये मॉडल है वेल्थ क्रिएशन का, वो हमारे लिए एक केस स्टडी है, और हम आगे के जो हमारे कोर्सेज और क्लासेस आएंगे उसमें इसको हम डिस्कशन का टॉपिक बनाएंगे। अब कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ये तो खैर बहुत सारी थियोरी की बातें हुई और बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखे, पर अब फ्यूचर प्रेडिक्टेबिलिटी के हिसाब से, जैसे हर समय में मॉडल्स चेंज होते रहते हैं, हर समय के हिसाब से लोगों को ज़्यादा ना ज़्यादा कुछ ना कुछ मेहनत करना ही पड़ता है। तो आज हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि इंडिया, व्हाट यू सी एज अ मार्केट, यानी कि जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने आपको, प्रधानमंत्री जी ने तब ये पूछा था कि व्हाट इज़ दैट कि अमेरिका डेवलप्ड है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा व्हाट इज़ दैट दैट इंडिया कैन बिकम दैट डेवलप्ड, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ यंगस्टर्स स्टेइंग इन इंडिया। बहुत ही बड़ा क्राइसिस है। इंडिया को छोड़ के लोग, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है। यानी पेट्रियाटिज्म की तो बात ही बहुत दूर की बात है। लोग इतने माइंड से ब्रेन वॉश हो चुके हैं या थक हार चुके हैं, उनको ये लगता है इंडिया में नहीं हो सकता है। पर आपने तो अमेरिका से यहाँ आके ही इतना सब कुछ खड़ा किया है, तो आप इंडिया में फ्यूचर यहाँ से क्या उग सकता है? व्हाट कैन वी राइज और व्हाट कैन वी ग्रो फ्रॉम इंडिया? आप क्या प्रेडिक्ट करते हो? पहले तो मुझे लगता है कि मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि हम सब लोगों ने एज ए सोसाइटी, एज इंडिया, 3 पाप किए। प्लीज़, बराबर, प्लीज़ ये बताइए। आज आप अजय जी, आप एक संत बनकर बताइए कि ये 3 पापी कौन लोग हैं, क्या पाप कर रहे हैं? नहीं, ये हम सब लोगों ने पाप किए हुए। क्या पाप किए हमने? कि हमने हमारे जजेस जो हमको गवर्न करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न करते हैं, वी हैव अंडरपेड देम। आप देखिए, मेरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को मैं साल के मेरे ख्याल से 30 या 36 लाख रुपीस का पगार देता हूँ, या अभी 45 हो गया होगा। उसके सामने जो वकील खड़ा है वो 1 घंटे के 5 लाख रुपए लेता है, और हम ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति वहाँ बैठ के हमारे लिए 3 लाख रुपए के लिए 160 घंटे काम करे पूरे महीना। ये कहाँ का न्याय है? नहीं हो सकता। तो करप्शन बेसिकली आ सकता है वहाँ पे, बराबर। दूसरा, हम हमारे ब्यूरोक्रेट्स को जो हमको एडमिनिस्टर करते हैं, हम उनको भी अंडर पे करते हैं। ये हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है। हम महात्मा गांधी के जो एक फिलॉसफी था कि भाई हम देश के लिए करेंगे, वो एट सम पॉइंट डाइल्यूट हो जाता है। राइट। आपको हर एक व्यक्ति की जो नीड्स है वो पूरी करनी पड़ेंगी एज सोसाइटी। तो ये हमारा दूसरा पाप है कि हमारे को जो एडमिनिस्टर कर रहा है हम उसको भी अंडर पे कर रहे हैं। आज हमारा IAS ऑफिसर कितना कैपेबल है,
उसकी सैलरी तो कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ होनी चाहिए। कैसे हम उसको 2 लाख और 3 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं? नहीं हो सकता ये। फिर जो सबसे बड़ा पाप है जो हमने किया, हमने हमारे गुरु को यानी हमारे शिक्षक को कम पैसे दिए। हमारे यहाँ का जो मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति है, मोस्ट कैपेबल व्यक्ति है, हमको उसको नई पीढ़ी को बनाने में लगाना चाहिए। वो तो जाता ही नहीं है उधर। हमारे सारे जो ब्रिलियंट लोग हैं या तो अमेरिका चले जाते हैं, या तो नौकरी में चले जाते हैं, तो बिजनेस में चले जाते हैं। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए शिक्षक, गुरु। और ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा लैक्यूना आज जनरेट हुआ है कि वी हैव अंडरपेड आवर टीचर्स, दैट मीन्स द एजुकेशन सिस्टम। तो ये जो 3 पाप हुए हैं हमारे, ये जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पे गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फ्यूचर कैपेबिलिटी विल नॉट जनरेट। This is one of the major reason why wealth generation in India is retarded compared to the other part of the world. Other countries. Now we are changing, lot of things are changing, but ये एक समझने जैसी बात है। अब हिंदुस्तान के एडवांटेजेस क्या है, ये तो डिसएडवांटेज बताया जाए, क्योंकि कभी कभी कड़वा सच भी बताना चाहिए। तो ये एक ब्लेस्ड लैंड है। देखिए, आपके पास 300 दिन का सूरज है, इतनी एनर्जी आपके पास फ्री आ रही है, आप हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे, ये आपका प्रॉब्लम था। अब फोटोवोल्टिक्स आ गया है। अब फोटोसिंथेसिस, यदि इससे आप एक प्लांट एनर्जी लेके आप यदि ज़्यादा पैदावार कर पाते हो तो दैट इज़ ऑल्सो ए कैप्चरिंग ऑफ सोलर एनर्जी, फ्री है। इतना बड़ा समुद्र तट है, 40 इंच पानी बरसता है। आज उसकी वैल्यू लगाओ उस पानी की, फ्री देता है, भगवान बिल भी नहीं भेजता आपको। तीसरा, आप देखिए कि हिमालयन वॉल है, वो आपको ठंडी रोक देता है, तो यू आर इन ए वेरी नाइस टेम्पर्ड क्लाइमेट। तो आज इस देश में रहने वाले व्यक्ति को यदि 4 जोड़ी कपड़े मिले, एक मोटरसाइकिल मिले, एक फ़ैन मिले, तो वो अच्छी ज़िंदगी भी जी सकता है। और वेजिटेरियन खाते हैं हम लोग, तो उसमें भी ज़्यादा लैंड लगती नहीं है। तो वेल्थ जनरेशन तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक होनी चाहिए। राइट। परसूट ऑफ इनोवेशन, हमारे यहाँ एक्सेस, सारे रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली होने चाहिए, फिर भी नहीं हो रहे। वो पहले 3 कारण। और बाकी फिर एक ये होता है कि अपन ने जाना ही नहीं कि हमारी ताकत क्या है। तो जब तक आप अपने नेचुरल रिसोर्सेस जो अनलिमिटेड है, हर साल आपको मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो आप पैसे वाले नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, वी हैव टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस। जो मुझे लगता है कि जो मेरा प्रेडिक्शन है कि 2040 या 45 के बीच में हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये जो रिन्यूएबल पावर है, हाइड्रो पावर है, विंड पावर है, और न्यूक्लियर एनर्जीज भी है, और कोल भी है हमारे पास। तो बाय एंड लार्ज ग्रिड को स्टेबलाइज करके एनर्जी इंडिपेंडेंस इंडिया का होना ही है। ग्रेट। 15 से 20 साल में एक बार आप एनर्जी इंडिपेंडेंट हो गए, बहुत बढ़िया। दूसरा है, हम फूड के अंदर नॉट ओनली वी हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट, बट वी हैव टू बिकम द फीडर ऑफ द वर्ल्ड। राइट। वो कैपेबिलिटी है। इस देश को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा गया था कि एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम विच वी कैन क्रिएट। इजरायली यदि वहाँ कर सकते हैं एक रेगिस्तान में, तो हम तो इतनी बढ़िया धरती दिया है, भगवान ने पानी दिया है, सब कुछ दिया है, सूरज दिया है, तो हम क्या नहीं कर सकते। राइट। तो फूड इज़ फ्री, एनर्जी इज़ फ्री, एंड देन यू आर प्रोटेक्टेड। तो ऐसे कंडीशन के अंदर तो ये देश आगे ही बढ़ना है। Right. सवाल ये आता है कि आर वी क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम कि वेयर वी basically are honest, we are disciplined, and one thing which I will say and end my comment, are we demanding excellence? हमारे हिंदुस्तान में हमको एक आदत सी लग गई है, चलता है। क्यों चलता है? नहीं चलेगा। मैं जो भी करूँगा बेस्ट करूँगा,
चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मेरा कुछ भी हो, वो एक पैशन हमको इंडिया में हमारे जेनेटिक कोड में डालना पड़ेगा कि इंडिया जो भी करेगा वो बेस्ट करेगा, वर्ल्ड का बेस्ट यहीं हो सकता है। ये एटीट्यूड से यदि हम करेंगे तो इंडिया का गोल्डन एज आना ही आना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये इंडिया के बारे में आपने जो बताया, ये फ्यूचर जनरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है दैट दिस इज़ द मोस्ट फेवरेबल प्लेस अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट वेल्थ. You need not run everywhere. You just need to understand the right dimension. You are a right person at right place. We need to create a right environment. So let us create that. एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और एक पूछना चाहूँगा कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई भी कंपनी है, तो वो जब एक प्रॉफिटेबिलिटी की एक्चुअलाइजेशन पर पहुँचती है तो हर कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सोसाइटी को वापस जो उसने प्रॉफिट कमाया है वो वापस उसको देना पड़ेगा. जैसे जिसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आजकल कहा जाता है, ये एक मैंडेटरी थिंग हो चुका है हर कंपनी में, और सारी की सारी कंपनियां भी उसको अपने अपने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लोर भी कर रही है. रिलायंस कंपनी ने अभी जो वनतारा बनाया और एनिमल्स के लिए जो उन्होंने गोल रखा है, जो मिशन रखा है, ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था. एनिमल्स बचाना बहुत ज़रूरी था और यहाँ से हर कंपनी को ये पता चला है कि हमें हमारा जो CSR है वो कौन सी दिशा में, एक इनोवेटिव दिशा में कैसे हमें भेजना चाहिए. ये बहुत ही आपने एक CSR के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई कंपनी या अगर कोई एंटरप्रेन्योर CSR में अपना फंड डालना चाहे तो कौन से सेक्टर्स है. जैसे आपने मुझे एक प्रेरणा दी है कि हम एजुकेशन 2047 के लिए हम काम करेंगे और आपका जो मिशन है कि हाउ टू लर्न, चिल्ड्रन शुड लर्न नाउ हाउ टू लर्न. एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. या CSR अगर कोई कंपनी करना चाहे तो ये एक बहुत अच्छा डायरेक्शन है कि इनोवेटिव लर्निंग, AI के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. तो आप इस ह्यूमन इंटेलिजेंस और AI के ज़माने में आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे, वो थोड़ा बताइए. देखिए, पहले तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे कि जहाँ तक CSR का सवाल है, मेरा हमेशा, मैं एक बनिए की तरह सोचता हूँ. तो पहला मैं ये सोचता हूँ कि जब भी मैं पैसा खर्चा करता हूँ, बैंग फॉर द बक, तो मेरे पैसे ने कितना रिटर्न जनरेट किया, भले ही सोसाइटी के लिए किया, भले और इंडिविजुअल के लिए किया जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन वो जो खर्चा किया, वो जो एनेबलमेंट किया, उसमें से कितना प्रोडक्टिविटी गेन मैं ला सका, ये मेजरमेंट हर CSR के प्रोजेक्ट में होना चाहिए. बैंक फॉर द बक, पहला तो ये. तो हमारा जो पैसा है वो लंबे कंटिन्यूअस समय तक यानी लोगों को लाभ देना चाहिए. सो मेरा ऐसा मानना है कि आत्मनिर्भर करने की जितनी भी प्रोजेक्ट्स है व्यक्ति को, वो हमने CSR में करने चाहिए. ग्रेट, बराबर है. तो पहला तो एक ये आएगा. उसके अंदर शिक्षण, स्किलिंग, ये सबसे ऊपर में आता है कि आप उसको चलना सिखा दो और वो किधर जाएगा आपको ज़रूरत नहीं है. तो पहले तो ये हुआ. दूसरा जो मेरे ख्याल से एक जिसको हम कहेंगे कि आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात की. देखिए, फ्यूचर में एजेंटिक एरा में, जिसको हम AI कहते हैं, फैक्चुअल नॉलेज आपको कंप्यूटर आराम से दे देगा. वो प्रैक्टिकली हर एक को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल यानी मिल जाएगा. हाँ. तो यदि नॉलेज यूनिवर्सल हो जाने वाला है, जो आज तक नहीं था, knowledge was always available in the best universities with limited people. That limit, that boundaries are melting away. So knowledge will be available to everybody. The question what we have to address now कि क्या ये नॉलेज लेने की आप में पात्रता है, उस नॉलेज को धारण करने की ताकत है. तो जैसे हम हमारे शास्त्रों में कहते हैं, ग्रहण
यानी एब्जॉर्ब, कॉम्प्रीहेंड, धारण यानी अपने आप में उतारो, उसको कंटेक्चुअलाइज करो, समझ के लो, और स्मरण यानी उसको अप्लाई करने की ताकत, उसको अपने को याद रखने की ताकत। तो आज एजेंट कैन गिव मी एज मच इन्फॉर्मेशन, मुझे समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा है, ट्रू, मेरी वोकैबुलरी अच्छी है, और ऐसे कई प्रश्न आपको पूछने पड़ेंगे कि ये जो टूल्स हम डेवलप कर रहे हैं, जो हमको उपलब्ध हो रहे हैं, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उपलब्ध हो रहे हैं, क्या हम उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो एज ए कंट्री, एज ए इंडिविजुअल, मैं चाहूँगा कि आगे जाके ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी चैनलाइज्ड टू इम्प्रूव इट्स एबिलिटी टू लर्न, ability to think, ability to express. This is going to be the most critical, यानी जिसको कहेंगे ना ह्यूमन इंटेलिजेंस के फैसेट्स होने वाले हैं। नॉलेज विल बी अनलिमिटेड, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विल बी अनलिमिटेड, उसमें से क्या ये करके लाना उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। So human intelligence is gaining now a new dimension because knowledge is available everywhere. उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है, स्मरण करना है, ये बात हमें अवश्य सीखनी चाहिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उसी दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। अब लास्ट में एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे बहुत सालों से, जैसे मैंने जब से दीक्षा ली है 25 साल से, तो मुझे ये क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा था। हमारी जितने भी जैन संस्थाएं हैं वो आज बहुत ही ऑक्सीजन मोड पे आ गई हैं, क्योंकि पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो डोनेशन देते थे। अब जैसे जैसे नया समाज आ रहा है वो डोनेशन के लिए इतना प्रोन नहीं है, या उनको ये समझ में नहीं आता, या उनको ये लगता है कि सारी की सारी जो संस्थाएं हैं उसमें सब गड़बड़ी चल रही है, ये माइनस प्लस चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी संस्था में काम करने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं अपने खुद के घर के पैसे भी डालकर भी वो संस्था चलाता है और कैसे भी करके उसको चलाने की कोशिश करता है। पर उसके बीच में एक मॉडल मुझे बहुत अच्छा दिखा, वो है टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका एक प्रॉफिट का एक पूरा पार्ट सब ट्रस्ट लोगों को जाता है। तो अगर हमारे जैनियों को, अगर ये लक्ष्य अगर सब सारे के सारे जैन बनाए, क्योंकि इतनी सारी संस्था, हाईएस्ट नंबर ऑफ गौशालाज, हाईएस्ट नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स, ये हमारे जैन लोग ओन करते हैं, तो फ्यूचर में इनको स्टेबल रखना, क्योंकि इफ़ दे आर नॉट एसोसिएटेड टू एनी कॉरपोरेट CSR कंपनी, फॉर देम सर्वाइवल ऑफ फ्यूचर इज़ वेरी 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 वेरी, आई थिंक इट्स ऑलरेडी लॉस्ट, इट्स ऑलरेडी लॉस्ट। तो अगर इसको सर्वाइव करना है तो हमें ऐसा, ये टाटा का जो मॉडल है इसको कैसे इम्प्लाई करना चाहिए हमारे समाज में? नहीं, देखिए, एक बेसिक फिलॉसफी है। टाटास ने क्या किया, आप यदि उनके ट्रस्ट देखो, उन्होंने कभी भी वेल्थ अपने बच्चों को नहीं दी। हाँ, वो उन्होंने अपनी वेल्थ अप टू ए पॉइंट दी होंगी बच्चों को, बट मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ उन्होंने ट्रस्ट में पार्क करी। दैट इज़ हाउ इट हैज़ बीन क्रिएटेड। मैं इस फिलॉसफी में मानता हूँ कि ग्रैंडफादर्स वेल्थ शुड नॉट बी गिवन टू ग्रैंड चिल्ड्रन। ओ, तो वो एटीट्यूड हम यदि ले तो दो चीज़ होंगी उससे। एक कि आपकी बेटा और आपकी बहू, या आपकी बेटी और आपका जवाई, ये आपकी लायबिलिटी है, उसके लिए प्रोविज़न करना चाहिए आप, बट उनके बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर प्रेशर रहे कि अब उनको उनके बच्चों के लिए करना है, तो दे बिकम कैपेबल। राइट। उनके बच्चों को ये नहीं लगता कि भाई मैं दादा के पैसे से फरारी लूँगा, नाउ आई हैव टू बिकम एन इंजीनियर टू अर्न माई ओन मनी, वॉट एवर आई विल गेट ओनली इज़ फ्रॉम माई फादर। तो इसमें हमारा एक्सेलेंस, इसमें हमारी मेरिटोक्रेसी बनी रहेगी, और वो यदि आता है तो ये पैसा समाज के लिए वापस जाना चाहिए। तो ये पैसा भले ही ये कंट्रोल करे, लेकिन जाना चाहिए वो समाज को। अब किसके लिए जाए वो अपन तय करने की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छे ही कामों के लिए जाएगा। हाँ, डेफिनेटली। तो फिर हमारी सारी संस्थाओं को पैसा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये थॉट प्रोसेस कि भाई द वेल्थ ट्रांसमिशन शुड हैपन अप टू ए पॉइंट एंड देन इट शुड स्टॉप, कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करना चाहिए, ताकि मेरिटोक्रेसी जैन समाज में बनी रहे। जैन समाज की संस्थाएं जो अपन बहुत करते हैं सबके लिए, वो भी चलता रहे,
और अच्छी दुनिया बना के जाओ। दैट इज़ द अल्टीमेट मोटो। बहुत ही एक हमारे साथ एक ऐसे दादा हैं जो सामने से कह रहे हैं कि मेरे पोते को मैं एफिशिएंट बनाऊंगा, मेरे जितना ही एफिशिएंट बनाऊंगा, और यही है जैन समाज की दूरंदेशी। दिस इज़ द विजन ऑफ अ जैन, दिस इज़ द विजन ऑफ अ Jain community, that they want to make people efficient, they want to make our society efficient, our community efficient and a sustainable community for years and years. आज आपने जो फिलॉसफी बताई वो सारी की सारी फिलॉसफीज़ हमारे जैन समाज के लिए और हमारे जो कोर्सेज आगे आने वाले वेल्थ क्रिएशन के लिए उसमें केस स्टडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि और भी हम ज़्यादा आज तो बहुत ही एक बेसिक हमने यहाँ पे कॉन्वर्जेसन किया है, और डीप कॉन्वर्जेसन्स इसमें भी पर्टिकुलर कौन से एस्पेक्ट्स को हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को कहाँ पे दिक्कत होती है और आपके हिसाब से हम उन एस्पेक्ट्स को कैसे टच कर पाएँ। तो आज के लिए मैं यहाँ पे पॉडकास्ट समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप सभी ने इस पॉडकास्ट में से बहुत ही अच्छा विज़न आपने अपनाया होगा, और यही विज़न को लेकर के हम आगे भी वेल्थ क्रिएशन की ओर आगे बढ़े, यही मेरी अंदर से परमात्मा भगवान महावीर के चरणों में प्रार्थना है। यहाँ पे हम रखते हैं। नमस्कार। नमस्कार।